तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं जेक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न एंड उत्तर। ठीक है ना, जो कि सिर्फ मतलब दोनों टाइप से रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है। फुल सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस में कैसा रहने वाला है। तो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का वो 9 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। ठीक है ना, उसके बाद जो शॉर्ट टाइप मतलब वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप उसमें रहेगा आप लोगों का 7 क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों का 6 बनाना रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद रहेगा जो आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन के सिलेबस पर चलते हैं हम। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें से कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्या बोल रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है मतलब जो एफ होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का। सो पूछ रहा है तो क्या होता है वो आर बाई 2 होता है। ठीक है ना, मतलब आधा होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर क्या, ये आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। क्या बोल रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, सो पूछ रहा है आप लोगों को। तो क्या संबंध है, तो वो है एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इजक्वल टू 2F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर क्या है, आर इजक्वल टू 2F। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि ZnCuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप लोग को है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो कौन सा है। तो जो सभी है मतलब दही का भी बनना रासायनिक अभिक्रिया है, बेन का भी रासायनिक अभिक्रिया है, और अंगूर का किण्वन होना भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि नीला लिटमस पत्र पेपर किसको लाल हो जाता है, मतलब नीला लिटमस पत्र किससे लाल हो जाता है, कौन उसको लाल कर देता है, तो उसको आम्ल लाल कर देता है। ठीक है ना, कौन करता है उसको लाल, उसको अम्ल लाल कर देता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि विद्युत धारा का एएसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत धारा होता है उसका एएसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर बी, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम इनमें से कौन सा है। तो श्वसन भी एक जैव प्रक्रम है, पोषण भी जैव प्रक्रम है, जनन भी जैव प्रक्रम है, और इनमें सभी मेरा क्या है जैव प्रक्रम है। इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में से किस पौधे का पर संश्लेषी इकाई कहते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से किस पौधे को संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह राइट आंसर का क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं पौधे का संश्लेषी इकाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में किसका प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सो पूछ रहा है आप लोगों का। तो क्या होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर सी राइट आंसर, ग्लूकोज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि अब आते हैं, देखो ये मेरा 9 क्वेश्चन से समाप्त होता है। अब चलते हैं इसका अति लघु प्रश्न में, इसमें से आप लोगों का 6 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन इसमें आप लोगों का रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया से वो पूछ रहा है। तो वह कैसा है, तो वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, कैसा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है वो एक। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछ रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक पाया जाता है उसमें से। ठीक है ना, यहाँ गलत लिखा गया है, साइट्रिक होगा सही आंसर इसका। ठीक है ना, साइट्रिक इसमें पाया जाता है। इसमें आप लोगों का 7 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से कि आप लोगों का 6 सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करके दिया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारा, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये होता है किसका, ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है ना, उसमें जो क्या क्या बनता है मेरा, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है मेरा, ये 3 चीज़ बनता है मेरे पास। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को प्रेरित करता है। ठीक है ना, जो पतझड़ को प्रेरित करता है तो वो कौन सा होता है, वो एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या, एब्सिसिक अम्ल होता है वो, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या है होती है।
क्या बोल रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, ठीक है ना, मतलब जो एफ होता है, वही क्वेश्चन था उसमें भी, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में था, क्या होता है, R/2 होता है, मतलब उसका आधा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका आंसर इसका आधा हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्या बोल रहे हैं कि 32 सेंटीमीटर उसका वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा जब फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आधा कर दे 32 का, तो हो जाएगा 16, राइट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है, तो उसमें उत्तल लेंस होता है ना, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन खत्म होता है, इसमें से आप लोगों का 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा इसमें से। तो क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से कि अम्ल वर्षा क्या है। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल का होता है, ऐसा क्यों होता है, वही पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा जल जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, अ, वह अम्ल वर्षा अम्लीय हो जाता है, इसीलिए वह उसको अम्ल वर्षा कहते हैं हम लोग। जो वर्षा होता है वो क्या होता है, जब 5.6 से उसका जब अम्ल हो जाता है पीएच मान, तो क्या होता है वो अम्लीय हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। सो आप लोगों को देखिए लेकिन आंसर क्या करता है, लेकिन क्यों करता है भाई, यहाँ आप लोगों को अब देखते हैं कि आश्रित जल जो होता है पूरा शुद्ध होता है, ठीक है ना। इसमें आयन नहीं बनते, इसमें क्या होता है कि H+ आयन इसमें नहीं बन पाता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है। देखिए जो जल होता है उसमें से उसमें H+ आयन होना चाहिए, तभी वो आपका उसमें विद्युत का चालन होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो आप लोगों का विद्युत का चालन उसमें नहीं होगा। तो वही होता है कि जो वर्षा का जल होता है वो पूरा शुद्ध होता है, उसमें से ना ही H+ आयन होता है ना ही OH- आयन होता है, इसीलिए उसमें उसका चालन नहीं हो पाता है। लेकिन जो क्या बोल रहे हैं आश्रित जल जो होता है उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वर्षा जल में ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसमें उसका चालन हो जाता है। क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बनाता है। जो SO2 और NO2 है वो अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, इसीलिए वो जब वो मतलब वायुमंडल से जब पानी से गिरता है उसमें दोनों मिल जाता है, तो वो क्या करता है वर्षा को अम्लीय बना देता है। इससे क्या होता है कि उसमें H+ आयन उत्पन्न होने लगता है, इसी के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। ये था इसका आंसर। तो ये आंसर आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारा क्वेश्चन, आप लोग जरूर कीजिए सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास सेकंड नंबर कि प्रकाश परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका नियम क्या होता है, सो आप लोग देखिए क्या होता है वो, उसमें 2 नियम होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है, और जो आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना, वो तीनों क्या होता है एक ही स्थान पर होता है, एक ही तल पर होता है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। क्या बोल रहा है कि जो आपतन कोण होता है आपतित अपवर्तन होता है, अपवर्तन कोण दोनों क्या होता है कि समान उसका स्थिर रहता है, ठीक है ना, उसका मान जो होता है स्थिर रहता है हमेशा। ये होता है इसका 2 नियम। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उससे क्या समझते हैं आप लोग। तो क्या होता है प्रतिरोध कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसमें क्या होता है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। क्या बोलते हैं कि जो विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, और इसको ग्रीक शब्द में ओम से निरूपित करते हैं। तो ये होता है इसको, जिसको बोला जाता है ओम, मतलब विद्युत प्रतिरोध इसी को बोला जाता है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है सो पूछ रहा है, उदाहरण तो स्पष्ट कीजिए। तो क्या है वायवीय श्वसन कि जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसी श्वसन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब श्वसन होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो कि मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, मतलब क्या होता है कि मनुष्य में जो होता है क्या होता है कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अवायवीय क्या होता है कि जब श्वसन की प्रक्रिया
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ठीक है ना, कि जो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा कि ईस्ट ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। ईस्ट होता है उसमें क्या होता है कि अवायवीय श्वसन होता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, सो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो कैसे भिन्न है कि आमाशय में पाचन की क्रिया ना होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थ का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना आदि अनैच्छिक क्रिया है। तथा क्या बोल रहे हैं कि जो आमाशय में जो पाचन क्रिया होता है और रक्त में जो नलिकाओं में विभिन्न पदार्थ का आवागमन होता है और जो पाचन रसों का स्रावित होता है उसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं देखो कि पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसमें मस्तिष्क का जो कार्य होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। और जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसमें उसका कार्य होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जबकि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। यही बोलने में आप लोगों को इस प्रकार अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है ना। इसीलिए ये भिन्न है एक दूसरे से। सही होता है इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, आप देखिए ये जो क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न तो समाप्त होता है। इसमें आप लोग का 5 क्वेश्चन था जिसमें से आप लोग का 4 सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर हम 5 का 5 सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग का 4 इसमें से सॉल्व करना रहेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि दीर्घोत्तर के प्रश्न में फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या बोल रहा है कि निम्न पदों का व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए। तो क्या क्या किसका क्या करना है, तो पहले संचारण का दिया है, दूसरा दिया है मेरे पास विकृत गंधिता का, ठीक है ना। दोनों का डेफिनेशन लिखना है, एक उदाहरण देना है आप लोगों को। तो क्या होता है संचारण, सो देखो कि जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है कि तो उसमें ऊपर में ऑक्साइड की परत जम जाती है और धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब वो आर्द्रता अम्ल या किसी मतलब आदि के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि उसमें एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको जो कि क्या होता है जिसके कारण क्या होता है कि जो धातु होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है, क्षरित होने लगता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसी प्रक्रिया को ना संचारण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संचारण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि विकृत गंधिता क्या है, ठीक है ना। तो तेल तथा वायु खाद्य पदार्थों में जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि तेल तथा वायु खाद्य जो तेल और खाद्य पदार्थ होता है वसायुक्त जब वायु से जब उपचयन में जब क्रिया करता है तो क्या होता है तो वो उपचयन होने लगता है। उसके बाद स्वाद और गंध में बदलाव आने लगता है। क्या होता है उसके बाद कि जो स्वाद और गंध में उसमें बदलाव आने लगता है। इसी प्रक्रिया को ना विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जब स्वाद में जब गंध चेंज हो जाता है उसका तो उसको ना विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है ना। उदाहरण क्या होगा कि खुला रहने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाता है, ठीक है ना। या फिर चिप्स का पैकेट में अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरा रहेगा तो क्या होगा वो उसमें भी खराबी होने लगेगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, फोकस केंद्र तथा वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। आप लोगों का इतना सारा दिया है, सारा का आप लोगों का परिभाषा लिखना है, ठीक है ना। ये आप लोगों का 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को रहने वाला है, ठीक है ना। कितना नंबर का 6 नंबर का। तो देखिए क्या होता है कि तो ध्रुव पहले देखते हैं क्या होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसको कहते हैं, जो केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का, मतलब जैसे देखिए कि ये जो होता है आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का जो केंद्र बनता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, ठीक है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। उसके बाद क्या दूसरा में मुख्य दूसरा में होता है क्या मुख्य अक्ष कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जाने वाली रेखा। देखो कि जैसे ये मेरा यहाँ पर मेरा वक्रता केंद्र है और यहाँ पर मेरा ये मेरा है क्या बोलते हैं यहाँ पर मान लीजिए मेरा यार है, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो ये लाइन मेरा बन रहा है, ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखा जो लाइन बन रहा है मेरा, इसी को बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया इसको मुख्य अक्ष बोला गया, ठीक है ना। किसको मुख्य अक्ष बोला गया इसको।
उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का गोले का भाग, इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, जैसे मेरे पास ये एक वृत्त है और यहाँ पर इसका जो केंद्र होता है, ठीक है ना, तो ये केंद्र जो होता है वृत्त का, इसी को यहाँ पर बोला गया है क्या, इसमें क्या बोला गया इसको, यहाँ पर इसको आर बोला गया, ठीक है ना। क्या बोला गया यहाँ पर इसको आर बोला गया है। तो वही होता है कि जो उसका केंद्र होता है वृत्त का, उसी को यहाँ पर आर बोला गया, वक्रता केंद्र उसी को बोला गया यहाँ पर, मतलब दर्पण में। अब नेक्स्ट क्या है, फोकस। फोकस क्या है, फोकस दूरी। फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को फोकस कहते हैं हम लोग। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब क्या बोल रहे हैं परावर्तन होता है, मतलब जब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये किरण आ रही है और ये जब यहाँ से जब जाता है तो इस पॉइंट पर जो मिलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एफ बोलते हैं, फोकस इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, किसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। और फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो देखो कि फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो फोकस दूरी। तो जो जो फोकस होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा एफ है और यहाँ पर मेरा ध्रुव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसके जो बीच की डिस्टेंस हुआ, इसी को बोला गया यहाँ पर फोकस, ठीक है ना, इसी को बोला गया यहाँ पर फोकस। तो यही होता है इसका डिफिनेशन। ये सारा का डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि ओम का नियम क्या है। क्या बोल रहा है कि ओम का नियम क्या है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसी में आप लोग का एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिपथ में एक डीसी बैटरी से प्रवाहित धारा आई एम्पियर है, जबकि चालन का प्रतिरोध 2.5 एम्पियर है, ओम है। तो चालन के सिरों के बीच उत्पन्न संभावित अंतर क्या होगा। तो आप लोग का यहाँ विभवांतर निकालने बोला है। तो पहले देखते हैं कि इसका ओम का क्या होता है, ओम का नियम। तो देखिए क्या होता है ओम का नियम कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति, लंबाई, मोटाई या तापमान नहीं बदलती है तो उस चालक के सिरों का उत्पन्न संभावित अंतर उसकी प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये मेरा ओम का नियम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों का जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो आई दिया है, मतलब धारा दिया है, वो कितना दिया आप लोगों का, 5 एम्पियर दिया है, ठीक है ना। और जो आप लोगों का प्रतिरोध दिया है मेरा 2.5 ओम दिया है, ठीक है। तो आप लोगों का जो फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू मेरा IR होता है। तो इसी में आप लोगों का इसको पुट कर देना है, यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा कितना, 12 पॉइंट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यह होता है इसका सॉल्यूशन पूरा होता है। हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मनुष्य के दोहरा संचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, सो आप लोगों को बताना। और जो दोहरा संचरण को आप लोग व्याख्या करना है और यह क्यों मतलब जरूरी है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्या होता है दोहरा संचरण की विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं अलिंद में आ जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनित रक्त बाएं निलय में आता है। इस बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त शरीर के विभिन्न भागों में मां धमनी के माध्यम से विपरीत किया जाता है। मतलब क्या बोल रहे देखो कि जब शरीर में जब रक्त पहुंचता है, ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ जाता है वो, जब शरीर में रक्त पहुंचता है सबसे पहले आप लोगों का दायां अलिंद में जाता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि मेरा देखिए रुकिए आप लोगों को समझा देते हैं इसको पहले हम। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा जो ये है, सो मेरा ये क्या है, ये मेरा हृदय है, ठीक है ना। तो ये मेरा 4 भाग में बटा होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। जो पहला तो क्या होता है मेरा दायां अलिंद होता है, ठीक है ना। क्या होता है दायां अलिंद होता है, उसके बाद क्या होता है मेरे पास, यहाँ से चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या, यहाँ से रुकिए इस तरह से नहीं होता है। ये जो होता है इसे मान लीजिए कि ये मेरा ये हृदय है, इसमें मेरा यहाँ पर होता है दायां अलिंद, उसके बाद होता है मेरे पास क्या, दायां निलय होता है, उसके बाद मेरा बायां अलिंद होता है, उसके बाद बायां निलय होता है मेरे पास, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों का होता है। तो इसमें से जो सबसे पहले जाता है, कहाँ जाता है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का जाता है
दायां आनंद में, ठीक है ना। यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ से आता है और यहाँ पर आता है दायां निलय में। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों का जाता है क्या बोलते हैं हृदय के पास, फुफ्फुस के पास, और वहाँ से फिर लौट के आता है यहीं पर। तो इसी को जब इसमें लौट के जो आता है फिर से, उसी को बुलाया था दोहरा संचरण यहाँ पर, ठीक है ना। अब अतः क्या बोलता है कि वही रक्त हृदय चक्र में हृदय के 2 बराबर बार गुजरता है। मतलब क्या बोल रहा है कि उस रक्त जो हृदय में होता है सो 2 बार गुजरता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजनित तथा दूसरी विऑक्सीजनित रक्त के रूप में इसी को दोहरा संचरण कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि और जो इसमें ऑक्सीजन होता है वो लेकर के जाता है रक्त, और जो ऑक्सीजन खाली करके आता है मतलब CO2 लेकर के आता है, उस मतलब जब दोनों बार आता है हृदय में तो उसी को बोला जाता है कि दोहरा संचरण हो रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो यही होता है इसका। इसका महत्व क्या है सो देखो कि हमारा हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसे इसी के ही कारण से हमारे शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसी कारण से ही कोशिकाओं में ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। तो इसमें देखिए कि आप लोगों का 4 क्वेश्चन दिया था आप लोगों का, जिसमें से आप लोगों का 3 सॉल्व करना रहेगा इसमें से, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का 3 सॉल्व करना रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए PDF के साथ। थैंक यू, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।